सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 5 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड स्कैम, देन किंगफिशर्स एयरलाइन, पीएनबी हीस्ट, आईएलएनएफएस ग्रुप एंड आईसीआईसी बैंक, येस बैंक, एंड देन लास्ट में हम इन सब के मेजर रीजंस जो हैं इनका सम अप करेंगे। दैट इज़ व्हाट आर द मेजर कॉर्पोरेट फेलियर जिनकी वजह से स्कैंडल्स हुए। तो हम पढ़ने वाले सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड। सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड एक वेल नोन कॉर्पोरेट स्कैंडल है इंडिया का, और इसे इंडियन इरॉन भी कहा जाता है। ये जो स्कैंडल था इसने रिवील किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये पूरा स्कैंडल्स हुआ। अब हम देखते हैं कि कंपनी क्या थी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये कंपनी जो थी वो बी रामलिंगा राजू ने फाइंड की थी 1987 में, और ये इंडिया की फास्ट ग्रोइंग आईटी सेक्टर में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी। और इसके ग्लोबल क्लाइंट्स भी थे, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में सर्व कर रही थी, ग्लोबली सर्व कर रही थी। और ये बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड थी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। सत्यम वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री, एंड बाय 2008 ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी वर्ल्ड में भी। वर्ल्ड के आईटी मार्केट में भी इसने बहुत ज़्यादा रेपुटेशन कमा ली थी। राजू जो फाउंडर था इसका, उसे ग्रेट बिजनेस विजनरी भी कहते थे और उसे एक अवार्ड भी मिला था। देन नेचर ऑफ द फ्रॉड। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रॉड कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ और कैसे ये सब हो गया। जो स्कैंडल था वो बाहर आया जब मिस्टर रामलिंगा राजू ने जनवरी 2009 में अपने इसे कन्फेस कर दिया कि हाँ फ्रॉड हुआ है, चीज़ें हुई हैं। और उन्होंने अपने कन्फेशन में कहा कि उन्होंने अपना जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी ना सत्यम कंप्यूटर की, वो बहुत सारे ईयर से उसे मैनिपुलेट कर रहे थे और वो रिपोर्ट फॉल्स बना रहे थे। इस स्कैम के अंदर 7,136 करोड़, ऑलमोस्ट 1 बिलियन का फिक्टिशियस एसेट उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में लिखा था। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कि वो एसेट जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, बट आपने फिर भी उसको एज अ शो कर दिया होता है, ठीक है। वो रिकॉर्ड कर दिया था सत्यम की बैलेंस शीट में, और उस एसेट को इन्होंने रियल एसेट की तरह क्लेम कर रखा था कि ये एसेट रियल है। राजू ने ये भी कहा शेयर होल्डर से अपने कि जो कंपनी है उन्होंने अपनी जो एसेट डिक्लेयर कर रखी है वो फेक है, वो रियल में है ही नहीं। और जो उन्होंने प्रॉफिट दिखा रखा है वो भी ओवर एस्टीमेट है, और उनका जो कैश रिजर्व है 5,040 करोड़ का, वो भी रियल नहीं है। राजू के जो लेटर ऑफ कन्फेशन था उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अकाउंटिंग मैनिपुलेशन जो था वो एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट हुआ था। उनका कोई एम नहीं था स्कैंडल करने का। उन्होंने बस ये कोशिश की कि थोड़ा सा वो जो उनकी अकाउंटिंग रिपोर्ट है उन्हें सुधार सके, और जो पीपल की एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखा सके। बट ग्रेजुअली पीपल की एक्सपेक्टेशन को मीट करते करते और अच्छा और पिछले जो उन्होंने झूठ बोले थे उनको कवर करते करते ये जो था ये डिफरेंस रियल और इमेजिनरी, रियल और फेक में बहुत ज़्यादा हो गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स को फैब्रिकेट किया था, मतलब मैनिपुलेट किया था। उन्होंने रेवेन्यू को बहुत एक्स्ट्रा दिखा दिया था, और जो कैश बैलेंस था वो उतना था नहीं, बट बहुत बढ़ा के दिखा दिया था ताकि पिछले झूठ को कवर कर सके। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से गवर्नेंस कंट्रोल मैकेनिज्म थे जो गलत हुए, जिसकी वजह से सत्यम कंप्यूटर स्कैंडल्स हुआ। अब गवर्नेंस में क्या का वीकनेस थी। पहला आता है बोर्ड गवर्नेंस फेलियर। देखो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉरपोरेशन के ऊपर ओवरसाइट करे और शेयर होल्डर्स को फ्रॉड से बचाएं, बट ये उनकी ये फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने यहाँ पे नहीं निभाई। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ट्रस्ट पे बिल्टअप होती है, मतलब कोई लीगली आप पे नहीं इम्प्लीमेंट है, बट एज एन ए ट्रस्ट विश्वास है बस एक, ठीक है। और इसी वजह से ये फ्रॉड हुआ। देयर वाज अब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड स्क्रूटिनी ऑफ द सत्यम बोर्ड। सत्यम बोर्ड बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं था और वो बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा था। उन्होंने मतलब राजू के किसी भी मूवमेंट पे या किसी भी डिसीजन पे सवाल ही नहीं खड़ा किया। इवन जब राजू ने सत्यम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने 2 फैमिली बिजनेस खरीदे, मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर और एक फैमिली बिजनेस और था मेहताज करके, वो उन्होंने खरीदे ताकि वो ये पूरे हीस्ट को हाइड कर सके, तब भी किसी ने इसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं किया। इवन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है जब आप जो है अपने पर्सनल चीज़ों पे काम करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस डैमेज हो रहा होता है। स्टिल किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया इस चीज़ पे। देन
सुपरविजन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उन्होंने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो थे बट उनका सिर्फ पेरिपल रोल था। पेरिपल मतलब साइडलाइन डायरेक्टर थे वो, एक्चुअल में उनका कुछ रोल ही नहीं था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी ये समझ नहीं आया उस टाइम तक कि कितना ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, और ये इसलिए भी हो सकता है कि उसने ना बताया हो बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रेशर की वजह से। ठीक है, और फिर आ जाता है ऑडिटर इन्वॉल्वमेंट। देखो, इसका ऑडिटर था प्राइस वाटर कॉपर्स। ये सत्यम का स्टैट्यूटरी ऑडिटर था और ये कंपनी के अकाउंट को क्वाइटली अप्रूव करता रहा। इसने बिल्कुल भी क्वेश्चन रेज नहीं किया कि कंपनी जो है वो फ्रॉड दिखा रही है, ऑडिटर को तो पता चल ही जाएगा। और PwC का बिल्कुल भी इन्होंने ड्यू डिलीजेंस को नेग्लेक्ट किया और एक कंपनी के कैश और बैंक बैलेंस रियल है या नहीं ये भी चेक नहीं किया, जिसकी वजह से फ्रॉड ये हुआ। देन आ जाते हैं वीक इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल था सत्यम का, स्पेशली अकाउंटिंग और फाइनेंस रिपोर्टिंग, वो बहुत ही वीक था। वरना उनको तो पहले ही पता चल जाता कि अकाउंट मैनिपुलेट हो रहे हैं, और इवन अगर फ्रॉड एक्टिविटी हो रही थी तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि फॉल्स एंट्री ना हो, रेवेन्यू इन्फ्लेशन ना हो, कोई भी ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई थी और उन्हें रिपोर्ट भी नहीं किया गया। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को तो पता चल ही रहा होगा ना कि चीज़ें ख़राब हो रही है, बट स्टिल दे डिडंट रिपोर्ट इट। इफेक्टिव रेगुलेटरी ओवरसाइट इनइफेक्टिव। देखो, जो सत्यम कंप्यूटर था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड था, मैंने अभी बताया। तो जो SEBI है इंडिया की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जो बाकी स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने भी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी एनोमलीज, मतलब कुछ डिफरेंसेस या कुछ रेड फ्लैग्स वाली चीज़ें नहीं पाई, और उन्होंने भी इन चीज़ों को अप्रूव कर दिया। वरना SEBI को अच्छे से चेक करना चाहिए था कि क्या दिक्कत आ रही है, आपके स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है, SEBI की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ राजूस इंटेंशन एंड कन्फेशन। अब आ जाते हैं कि राजू की इंटेंशन और कन्फेशन की इन्वेस्टिगेशन हुई तो क्या सामने आया। राजू ने कन्फेशन में क्लियरली कहा कि ये जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी थी उन्होंने बहुत छोटे से शुरू की थी और उनका कोई ऐसे इरादा नहीं था कि ऐसे फ्रॉड करना है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ उनके हाथ से सारी चीज़ें फिसलती चली गई। उन्होंने कहा कि उनकी इंटेंशन ट्री फ्रॉड करने की नहीं थी, बस इतना था कि जो रियलिटी है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की और जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है उसके बीच में वो एक ब्रिज गैप, मतलब जो गैप है उसको ब्रिज कर सके। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा वॉर्स हो गई और एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई उनके अकाउंट से। A particular reason for Raju confession was failed attempt to him pay for the Satyam कैश रिजर्व। अब पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से ये स्कैंडल बाहर आया वो ये था कि जो राजू था उसने क्या किया, अपने सत्यम कंप्यूटर रिसोर्स के कैश रिसोर्सेज को यूज़ करके 2 कंपनीज खरीदी जो उसकी फैमिली की थी, मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेहताज प्रॉपर्टी। वैसे तो इसने ये कहा कि इसका मेजर एम ये है खरीदने का ताकि ये सत्यम कंप्यूटर को और इन्हांस कर सके, बट इसका एम ये था कि सत्यम कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट में डाल सके क्योंकि कंपनी को खरीद रहा है। अब इसका जो मेन फिर रीज़न आया कि जो सत्यम का बैलेंस शीट, सत्यम की जो बैलेंस शीट थी उसके होल को भरने में ये हेल्प करेगी इसलिए, बट इन्वेस्टर्स ने इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया और इतना ज़्यादा अपोजिशन हुआ कि इसका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया और राजू ने गिव अप करके सारा कुछ बता दिया। देन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सत्यम स्कैंडल्स। अब सत्यम स्कैंडल्स जब बाहर आया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। क्राइसिस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस गिर गया, स्टॉक प्राइस बिल्कुल ही मार्केट में नीचे चले गए और बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ, खासकर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। इलिस्ट्रेशन ऑफ डैमेज टू द इमेज ऑफ द इंडियन IT सेक्टर। इंडिया IT सेक्टर था उसकी जो इमेज थी रिलायबिलिटी और क्वालिटी को लेके ओवरऑल वर्ड वो बिल्कुल डैमेज हो गई। गवर्नमेंट एक्शन फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन। अब फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया ताकि सत्यम कंप्यूटर पूरी तरह कोलैप्स ना हो जाए। इन्होंने सेफ गार्ड करने के लिए वर्कफोर्स को और कस्टमर को उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सत्यम कंप्यूटर के, एंड फिर इसको एक्वायर्ड कर लिया था टेक महिंद्रा ने जो बाद में महिंद्रा सत्यम बन गई थी ताकि जो जॉब लॉस हो वो मिनिमम हो। लीगल एंड द रेगुलेटरी चेंजेस। अब बहुत सारे लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस आए ताकि बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सके। SEBI ने बहुत सारे चेंजेस किए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिटर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। फिर कंपनी एक्ट 2013 आ गया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके। कन्वेंशन एंड द लीगल प्रोसीडिंग। रामलिंगा राजू को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को भी, और सत्यम से, और उन पे चार्जेस लगे फ्रॉड के। और 2015 का एग्जांपल है कि स्पेशल कोर्ट फाउंड द राजू और उसके जो एसोसिएट थे गिल्टी फॉर डिवर्स ऑफेंसेस कवर्ड, जैसे इंडियन पिनल कोड के जो बहुत सारे
ऑफेंसेस हैं उनके लिए उनको गिल्टी ठहराया गया और उन पे फ्रॉड, फ्रॉगरी, क्रिमिनल ब्रीच, इन सब की चीज़ें लगी और 7 साल की उन्हें जेल हो गई। अब क्या क्या लेसन हमने लर्न किए हैं सत्यम स्कैंडल से? पहला, जो बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, विजिलेंस होना चाहिए, बोर्ड को अच्छी खासी फ्रीडम देनी चाहिए और बोर्ड को भी अपना काम बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए और शेयर होल्डर के रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए। मेंटेनिंग अ ऑडिट परफॉर्मेंस, जो ऑडिटर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड फेथ में काम करे और एग्जामिन करे अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत आ रही है तो। फिर इन्हांस द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जो रेगुलेशन का इन्वायरमेंट है, इंटरनल स्टैंडर्ड है कॉर्पोरेशन के, वो बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि जो रिस्क है वो मिटिगेट हो और कोई भी क्राइसिस ना हो। एथिकल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लीडर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एथिकली काम करे, ऑनेस्टी पे चले और ऐसा एथिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि जो कॉर्पोरेशन में और लोग हैं वो भी एथिक्स पे काम करें। इसी के साथ ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, किंगफिशर्स एयरलाइन। जो किंगफिशर्स एयरलाइन थी वो एक टाइम पे बहुत ही वेल नोन एयरलाइन थी इंडिया की और एक कॉर्पोरेट फेलियर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ था कि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था, रेगुलेटरी एब्यूज़ और पुअर मैनेजमेंट। किंगफिशर एयरलाइन को विजय माल्या 2005 में ने फाउंड किया था और इसका विजन था कि ये अपने आप को हाई एंड एयरलाइन बताए, मतलब प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करने वाली एयरलाइन और बहुत ही हाई, मतलब ऐसा होता है ना कि हाई स्टैंडर्ड वाली, वो एयरलाइन को मतलब अपने आप को ऐसे इस्टेब्लिश करने का इनका एम था। ठीक है, ऑल्सो इट ग्रो अकॉम्प्लिशमेंट एंड हाई अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड, बट इनका जो डेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और कंपनी 2012 में फिर डिसॉल्व हो गई। देन आ जाते हैं इनके हिस्ट्री ऑफ द किंगफिशर्स एयरलाइन। तो किंगफिशर्स एयरलाइन जो थी वो एक ग्लैमरस एयरलाइन थी 2005 में, जो स्टार्ट की गई थी यूबी ग्रुप से और यूबी ग्रुप के जो ऑनर थे वो थे विजय माल्या, जो कि एक बिलियनियर थे और फेमस थे अपने लिकर बिजनेस के लिए। इनका लिकर बिजनेस था किंगफिशर्स बियर, किंगफिशर्स जो बियर थी ना उस वो इनका था। देन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एयरलाइन ने सबकी अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर ली थी और काफ़ी सक्सेसफुल पोजीशन में इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया था प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडर की तरह। एयरलाइन ने 2007 में एक और एयरलाइन परचेस कर ली थी, एयर डेकन, जो कि चीप एयरलाइन थी ताकि ये दोनों मार्केट कैप्चर कर सके, प्रीमियम वाला भी और चीप वाला भी। अब ये पॉपुलर तो हो रही थी बट किंगफिशर्स पे जो डेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और 2012 में इन्होंने 9,000 करोड़ का डेट इन पे था, मोर देन 9,000 करोड़ का डेट, और जिसकी वजह से जो इनका लाइसेंस था वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि ये लोन जो थे वो दे नहीं पाए और एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन था। तो अक्टूबर 2012 में कोलैप्स हो गई थी। अब सिग्निफिकेंट गवर्नेंस फेलियर्स, क्या क्या गवर्नेंस फेलियर थे? इररिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टी, एयरक्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें खरीदी किंगफिशर्स ने, जो कि एक मेजर रीज़न था इनके फेलियर्स का। इन्होंने हाई कॉस्ट ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स लगाया रिगार्डलेस फैक्ट कि एयरलाइन बहुत ही कॉम्पिटेटिव है और प्राइस बेस्ड है। अगर आप हाई कॉस्ट आप ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा रहे हो तो वो आप तभी लगा सकते हो जब आप अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हो। इन्होंने अब डेट लेते गए, ठीक है, और अपने आप को इस्टेब्लिश तो किया नहीं और बस एक्विजिशन करते गए, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आई। पहला, ओवर लेवरेज एंड एक्सेसिव बोरिंग। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डेट लिया इवन अपने ऑपरेशन को फाइंड करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए अपनी सर्विसेज को, और ये जो डेट था वो मेजरली इंडियन पब्लिक सेक्टर से आया था और इस डेट को इन्होंने वापस भी नहीं किया। फिर एक्विजिशन ऑफ द एयर डेकन, इन्होंने 2007 में एयर डेकन का जो लो फेयर एयरलाइन थी उसको ले लिया, बट विद द ऑब्जेक्टिव कि इनका एक्विजिशन बढ़ जाए, उनका जो शेयर है किंगफिशर का वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब दोनों सेक्टर ही कैप्चर कर ले। बट ये इससे इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक डिफिकल्टीज़ थी वो इनके सामने आई। दोनों ही एयरलाइन बिल्कुल अलग थी, एक प्रीमियम थी, एक लो कॉस्ट फेयर थी, तो उसको मैनेज करना इनके लिए बहुत दिक्कत हुआ। इनएफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ख़राब था क्योंकि ये जो थे वो फुल सर्विस रूट की तरह अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे। फुल सर्विस रूट ऐसा होता है कि आपको उसमें सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ मिनिमम नहीं, मतलब प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस। और इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, फ्यूल, क्रू, मेंटेनेंस, एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिन्होंने ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम थी और वो लग्जरी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। ये लग्जरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी और रेवेन्यू उतना हो नहीं रहा था। अब फेलियर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर कंट्रोल एंड पुअर गवर्नेंस। अब क्या क्या फेलियर थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के? तो वेक क्लैरिटी अराउंड द ओनरशिप स्ट्रक्चर। विजय माल्या जो था उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी डिसीजन मेकिंग की बोर्ड के अंदर, और जो बोर्ड थे वो सिर्फ सपोर्टिव की तरह काम करते थे। और इसके कंपनी के जो बोर्ड में लोग थे वो विजय माल्या के ही जान पहचान वाले और कॉन्फिडेंट वाले लोग थे, तो उन्होंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया विजय माल्या से। देन उसके बाद अंडर रिपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो
माल्या जो था एक बिजनेसमैन था और उसके बहुत सारे इंटरेस्ट थे। एक तो यूनाइटेड ब्रूस, किंगफिशर्स, यूनाइटेड ब्रूस उसके पास एक बिजनेस था और किंगफिशर्स एयरलाइन थी। तो उसने क्या किया, अपने पर्सनल फाइनेंस को, पर्सनल एक्टिविटीज़ को फाइनेंस किया किंगफिशर्स के रिसोर्सेज से, जिसकी वजह से भी एयरलाइन जो थी वो ड्रॉप्ड हो गई। लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, अब ये लोग इतना अनस्टेबल मतलब ये बिजनेस कर रहे थे, तो उसमें फ्यूल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। उसके लिए इन्होंने कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ही नहीं इस्टेब्लिश किया, कोई कंटिजेंसी रिजर्व ही नहीं रखा कि अगर कोई दिक्कत हुई तो कुछ कर लिया जाएगा। देन रेगुलेटरी कंप्लाइंस, नॉन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू। किंगफिशर्स ने लोन लेते रहे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फाइनेंस करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को देने के लिए, बट इन्होंने नहीं, सॉरी, नॉन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू, इसमें ये था कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बैंक की, वो भी इन लोगों ने उसका भी पेमेंट नहीं किया, ना एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किया, एयरपोर्ट को नहीं किया, अपने फ्यूल तक का पेमेंट नहीं किया, और जो स्टैट्यूटरी फीस होती है जैसे टैक्सेस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो तक पे नहीं की। मिसमैनेजमेंट ऑफ लोन, ये ओवर डिपेंड थे बोरोइंग पे। इन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड थे बोरोइंग पे, और वो जो लोन आ रहा था वो पब्लिक सेक्टर बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ रहा था। और बाद में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई किसी ने डेट दिया और आपने वो डेट नहीं लौटाया तो उस कंपनी के लिए वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। ऐसा पाया गया कि ये जो पैसे ले रहे थे ना, उसको सिर्फ अपने यूजेस के लिए लगा रहे थे और एयरलाइन में यूज़ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हुई। देन आ जाता है ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट। इनका ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, ऑपरेशन में भी बहुत इनएफिशिएंसी थी, इनकंसिस्टेंसी थी एयरलाइन के डिसीजन लेने में, फ्लीट मैनेजमेंट, रूट प्लानिंग में, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। अनफीजिबल इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इन लोगों ने 2008 में किंगफिशर ने अपने आप को इंटरनेशनली भी एक्सपेंड कर दिया कि हम इंटरनेशनल रूट पे भी जाएंगे, और ना अब जो कंपनी डोमेस्टिक एयरलाइन में ही ट्रबल कर रही है उसे इंटरनेशनली एक्सपेंड करना ही नहीं चाहिए, बट इन्होंने किया, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत था। अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए जो खर्चा आने वाला था उसके लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे। एम्प्लॉयमेंट एंड द लेबर, इनकी जो लेबर थी, जो एम्प्लॉयमेंट्स थे या एम्प्लॉय थे, वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे। इवन बहुत सारे जो पायलट, इंजीनियर, क्रूमैन मेंबर थे, वो तो कंपनी छोड़ के भी जा चुके थे। और इसी वजह से बाद में जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन थे, उन्होंने इनका लाइसेंस ले लिया था। अब लेंडर एंड द फेलियर ऑफ द रेगुलेशन, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट हुए जब किंगफिशर एयरलाइन कोलैप्स हो गई। तो पहले तो बैंक का लॉसेस, जो किंगफिशर्स का लोन था वो मेजरली इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक से आया था, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया था और बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और पॉलिसी मेकर भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि ये जो रिस्क असेसमेंट मेथड है वो बैंक का बहुत ख़राब है, इस स्पेशली जब कॉर्पोरेट बोरोवर्स हाई पॉलिटिकल इम्पैक्ट के साथ आता है तो ये लोग ध्यान भी नहीं देते। कॉन्सिक्वेंसेज इन माल्या, माल्या के जो माल्या इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर था, बहुत ही एक्सीलेंस उसके बारे में बात करी जा रही थी, वो उसका लोगों का परसेप्शन उसके रिगार्डिंग बिल्कुल ही चेंज हो गया और अब वो अर्श से फर्श पे आ गया। और इन द एंड क्या हुआ कि इस पे बहुत सारे चार्जेस लगे, बहुत टाइम तक इस पे डिस्प्यूट चलता रहा लॉ और एक्विजिशन के रिगार्डिंग, बट ये पकड़ा नहीं गया था। देन आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। लोकल एविएशन इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई जब किंगफिशर्स एयरलाइन यहाँ से गई, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो गए थे। बट लेटर इंडिगो एंड स्पाइसजेट ने इस किंगफिशर्स ने जो गैप क्रिएट किया था उसको फुलफिल कर दिया था। देन आ जाते हैं लेसन लर्न बाय द कोलैप्स ऑफ किंगफिशर एयरलाइन। पहला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, जो कॉस्ट बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल और प्रोजेक्ट रेवेन्यू करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका जो कैश फ्लो है वो मिटिगेट हो सके। देन रेगुलेटरी कंप्लाइंस, आपको लीगल और ऑपरेशनल प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए रूल और स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री के हैं वो फॉलो करने चाहिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज ऑपरेशन विद द फ्लीट एंड मेंटेनेंस शेड्यूल, मतलब आप जो भी ऑपरेट कर रहे हो वो बहुत एफिशिएंटली आपको करना है मैनेजिंग शेड्यूल के हिसाब से। और जो लीडर्स है, लीडरशिप एंड द गवर्नेंस, वो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो लीडर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। देन आ जाता है पीएनबी हीस्ट, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बैंकिंग फ्रॉड इंडिया का पीएनबी हीस्ट, पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड। इसने बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी सुपरविजन के रिगार्डिंग लोगों का कंसर्न निकाला था। इवन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी वो भी बहुत परेशान हो गई थी। अब ये केस है नीरव मोदी का, आप सभी ने सुना ही होगा। और उसके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने मिल के 11,400 करोड़ का घोटाला किया था वो, और अगर यूएस डॉलर में से देखो तो 2 बिलियन का उन्होंने घोटाला किया था। और इस ये जो था ये सब स्टार्ट हुआ 2018 में, ये सब सामने आया था और स्ट्रक्चर डेफिशिएंसी वगैरह शो करता है। अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड पे इसके।
तो इट वाज रिवील दैट ये जो प्लान था पूरा वो सिर्फ नीरव मोदी ने अकेले नहीं किया था। नीरव मोदी, उसके अंकल मेहुल चौधरी और कुछ एम्प्लॉय थे पंजाब नेशनल बैंक के जो इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी में शामिल थे। और ये पूरा स्कैम जो है वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग रिवॉल्व करता है, जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए यूज़ किया जाता था फॉर द रिस्पेक्टिव ओवरसी ब्रांचेस ऑफ द इंडिया। पीएनबी जो था वो नेशनलाइज बैंक था, तो इसलिए वो आराम से उसके पास कई सारी लेंडिंग एबिलिटी थी इंडिया और फॉरेन बैंक की, मतलब फॉरेन इंडियन बैंक आराम से उसे लेंड कर सकते थे, ठीक है। और इसी की वजह से पीएनबी को टारगेट किया गया। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का यहाँ मतलब भी समझ लो ताकि तुम्हें बाकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि बैंक जो है वो गारंटी प्रोवाइड करता है कि अगर जिसको आप लेंड कर रहे हो पैसे, जो बंदा ये है, अगर ये बंदा जिसके नाम पे भी इशू होता है कि अगर ये पैसे नहीं देता है तो बैंक जो है वो पैसे प्रोवाइड करेगा इसके बिहाफ पे। तो ये स्पेसिफिक केस जो है वो एक डायमंड हीस्ट का था। तो ये था कि जो नीरव मोदी और चौकसी थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जो खुद की कंपनी थी फायर स्टार इंटरनेशनल और गीतांजलि जेम जो उनकी खुद की थी, उसके हेल्प से कहा कि हमें इन कंपनीज से, मतलब उन्होंने बताया नहीं खुद की कंपनी थी, उन्होंने बोला कि हमें इन कंपनीज से रॉ मटेरियल मंगाना है जैसे डायमंड वगैरह, और इसके लिए हमें फॉरेन बैंक से लोन चाहिए, और इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया। बट क्योंकि इन्होंने कोई कोलेट्रल वगैरह वहाँ पे नहीं रखी थी तो बैंक इनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं दे सकती थी। बट जो एम्प्लॉयज़ पीएनबी केस में शामिल थे ना, उन लोगों ने ऊपर से ऊपर मतलब पूरा प्रोसीजर फॉलो करे बगैर इन्हें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दिया, ठीक है। और ये अनऑथराइज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग था, कोई नेसेसरी कोलेट्रल भी नहीं थी, कोई फॉर्मल लीगलिटी भी नहीं हुई, और ये इसी की वजह से ही पूरा स्कैम हुआ, क्योंकि बैंक गारंटी प्रोवाइड करता रहा कि वो लोन पे कर देगा। बाद में जो फॉरेन बैंक्स ने कहा पंजाब नेशनल बैंक को कि आप लोन दो, वो बंदा तो नहीं दे रहा है, तो फिर पीएनबी को सारा लोन चुकाना पड़ा। अब क्या हुआ, की गवर्नेंस फेलियर क्या थे, कॉल्यूशन एंड द फ्रॉडलेंट एलओयू। यहाँ पे कंपनी थी उस टाइम पे सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था, ठीक है। तो ये इसलिए एम्प्लॉय किया था ताकि इंटरनेशनल बैंकिंग कम्युनिकेशन जो हो वो आराम से हो सके। अब जो एलओयू था, ये सारे जो एलओयू थे वो स्विफ्ट चैनल के थ्रू इन्होंने इशू किए थे। अब इसकी एक मेजर लूप होल इसमें ये था कि जो स्विफ्ट चैनल के थ्रू जितने भी एलओयू साइन होते हैं ना, वो कभी कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। अब इसकी वजह से मैनेजमेंट के पकड़ में ये कभी आए नहीं और ये चलता ही रहे कई साल तक। लैक ऑफ कोलेट्रल एंड क्रेडिट लिमिट। अब कुछ कोलेट्रल जो थी वो एलओयू के अगेंस्ट में रखी नहीं गई, जिसकी वजह से फ्रॉडलेंट एलओयू बार बार साइन होते रहे और कोलेट्रल थी नहीं। ड्यू डिलिजेंसी, मतलब लोगों ने देखा, मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ थे वो शामिल थे, तो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी सब ऊपर कर दी और मैनेजमेंट अथॉरिटी को पता ही नहीं चला। फिर सीरीज़ ऑफ फेक लोन। अब क्या हुआ कि नीरव मोदी ने एलओयू जो था वो बहुत सारे बैंक से लिया था, जैसे इलाहाबाद बैंक, एसेक्स बैंक, यूनियन ऑफ इंडिया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो लोन थे वो क्या करते थे, एक लोन खत्म होता था फिर नया एलओयू इशू करा के नया लोन ले लेते थे, और ये बहुत साल तक ये सब कुछ चलता रहा, तो लोन बहुत सारा हो गया। इनफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट कंट्रोल। पहला, लैक ऑफ मॉनिटरिंग। जो इंटरनल चेक और कंट्रोल सिस्टम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तभी तो एलओयू ये बार बार फ्रॉडेंट एलओयू साइन कराते गए, वो बैंक ने देखा ही नहीं। कुछ एम्प्लॉयज़ इसमें थे और अगर और बाकी सब बहुत ही ध्यान रखते तो पकड़े जा सकते थे ये लोग, बट ये पकड़े ही नहीं गए। इवन जो इंटरनल ऑडिट था पीएनबी का, वो इवन एक्सटर्नल ऑडिट उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, जिससे ये रिवील होता है कि ड्यू डिलिजेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। देन आ जाता है पुअर मैनेजमेंट ऑफ द ब्रांचेस। जो ब्रांडी हाउस फ्रॉड, मतलब ये जो ब्रांच थी ना पीएनबी की जिसमें ये सब हुआ, वो ब्रांडी हाउस का था। ब्रांडी हाउस फ्रॉड कमिटेड बाय द गाइज इन चार्ज ऑफ द ब्रांच हिटिंग। मतलब ये जो ब्रांच के लोग थे, इंचार्ज थे ब्रांच के, इन्हीं लोगों की वजह से ये पूरा स्कैम हो रहा था। ये लोग तो सपोर्ट कर रहे थे, बट जो पीएनबी के हेड ऑफिस थे वो तो अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे ना, बट उन लोगों ने भी ब्रांच को कुछ अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा था, जिसकी वजह से ये सारा जो स्कैम था वो चलता रहा और किसी के ध्यान में नहीं आया। देन आ जाता है कॉन्करेंट ऑडिट फेल्ड। उस टाइम का जो ऑडिट था वो बिल्कुल ही फेल हो गया, मतलब जो माल प्रैक्टिस पीरियडिकली चल रही थी वो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया।
ऑडिटर्स अपॉन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड डिवाइस वर इधर द इग्नोरेंट और अनकॉन्शियस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ऑडिटर था, देखो नॉर्मल लोग नहीं समझ पा रहे, समझ आता है, बट जो ऑडिटर था वो भी डिफरेंस नहीं समझ पाया जो कि LOU साइन हुए हैं CBS के और स्विफ्ट डिवाइस में जो डिफरेंस आ रहा था, वीक रेगुलेशन। अब RBI को भी ब्लेम किया गया इसके रिगार्डिंग, क्योंकि RBI सुपरवाइज करता है सारे बैंक को और सारी बैंक को पीरियडिकली इंस्पेक्ट करता है और अब देखते हैं कि रिस्क गाइडलाइन भी सेटअप करता है। और बैंक भी, RBI भी अनकवर नहीं कर पाया कि स्विफ्ट ऑपरेशन जो है, स्विफ्ट ऑपरेशंस और जो बैंक का CSP है उसके बीच में डिफरेंस आ रखा है। देन लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन स्विफ्ट एंड CSP। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि जो स्विफ्ट और CSP था उसका इंटीग्रेशन था ही नहीं, मतलब जो स्विफ्ट चैनल से जो भी कुछ LOU वगैरह साइन होते थे वो कोर बैंकिंग सिस्टम में लिखे ही नहीं जाते थे। अगर ये सब होता तो ये लूप होल पास ही नहीं होता। इवन RBI ने तो डायरेक्शन दे रखे थे कि आप इस सिस्टम को एक साथ कर दो, बट इन लोगों ने, PNB के जो लोग थे उन लोगों ने इसको नहीं किया, जो कि एक लूप होल था। डेफिशिएंसी ऑफ द सुपरविजन अथॉरिटी इन पुअर मैनेजमेंट, लैक ऑफ अडेरेंस टू रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क था उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो था इशू करने में, LOU, हमें देखो कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये नहीं कहेगा कि आप LOU इशू कर दो विदाउट द कोलेटरल। तो इंटरनल प्रोसीजर बिल्कुल ठीक नहीं था बैंक मैनेजमेंट का, इसी वजह से जो इंटरनेशनल क्रेडिट गारंटी पॉलिसी थी उसका मिसयूज़ किया गया। देन आ जाते हैं नॉन इम्प्लीमेंट ऑफ द कंसर्न एक्शन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो PNB मैनेजमेंट था उसके स्टाफ ने ये फ्रॉड अर्ली 2018 अटेम्प्ट टू सॉफ्ट, उन्होंने नोटिस तो कर लिया था अर्ली 2018 में, बट उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की। कुछ टॉप मीजर लेने की जगह, मतलब टॉप मैनेजमेंट को बताते या CEO को बताते, RBI को बताते, उन्होंने किसी को नहीं बताया। देन आ जाते हैं क्या क्या इफेक्ट थे PNB हीस्ट के। PNB और जो दूसरे बैंक थे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और नीरव मोदी ने बिलियंस ऑफ लोन दिया था PNB और इन सब से, तो उन्हें अपने मतलब बहुत सारा फॉरेन बैंक को तो पैसा पे करना पड़ता, उन्हें पे किया और इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फिर पब्लिक सेक्टर में से लोगों का जो फेथ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। देन अरेस्ट इन द लीगल प्रोसीडिंग, नीरव मोदी के खिलाफ मतलब बहुत सारे चार्जेस लगे, लेकिन नीरव मोदी फिर UK चला गया था। देन इम्पैक्ट ऑफ इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री थी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। एक्सपोर्ट मार्केट जो था वो बिल्कुल ही क्रैम्बल्ड हो गया था, और सिर्फ चैम्बर ऑफ ज्वेलरी पे नहीं बट इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ पे भी इस पर बहुत फ़र्क पड़ा और बहुत सारी जॉब लोगों की गई। अब क्या क्या रिफॉर्म्स थे जो लाए गए बाद में, तो री-इन्फोर्समेंट ऑफ द स्विफ्ट CFP इंटीग्रेशन, स्विफ्ट और CBS को इंटीग्रेट किया। देन जो कंट्रोल था LOU इशू करने का, RBI ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई बैंक जो है वो LOU इशू करेगा ही नहीं। रिवाइज ऑडिटिंग मॉनिटरिंग गाइडलाइन, RBI ने नई गाइडलाइन इशू की ऑडिटिंग के रिगार्डिंग और मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट रखना पड़ेगा। और फिर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द PSB, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटुक सेवरल मेजर टू हैड ऑब्जेक्टिव टू ट्रांसफॉर्म द गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए। इसके बाद उन्होंने अकाउंटेबिलिटी सेट की बैंक के बोर्ड मेंबर की, ताकि जो रिस्क पॉलिसीज़ हैं और वो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेटल करे। अब हम पढ़ने वाले हैं IL&FS ग्रुप क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस क्राइसिस, जो एक टाइम पे बहुत ही अच्छी कंपनी थी और ये क्या करती थी, ये मैनेज करती थी और कंट्रोल करती थी लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी थी इंडिया की। ये स्कैम जो था वो 2018 में हुआ था, जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डेट मतलब बहुत ज़्यादा डेट इनके पास हो गया था, 91,000 करोड़ का डेट हो गया था। और इसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर थे और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन थे दोनों ही परेशान हुए थे। ये हाईलाइट करता है टेरेबल शॉर्टकमिंग इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मॉनिटरिंग, ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इवन द गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब आ जाते हैं केस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1987 में, और इनिशियली इसको सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसको फाइनेंस किया था। और इस टाइम पे फिर बाद में ये बहुत बड़ी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी बन गई। इसकी 347 सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स इसमें आ गए थे, और ये रोड, एनर्जी, वाटर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने अंदर लेती थी। और ये फंक्शन करती थी एक शेडो बैंक की तरह, मतलब ये जो था वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी जो ऑब्टेन करती थी फंड बैंक से और दूसरे इंस्टीट्यूशन से अपने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए। अब क्योंकि ये क्वासी पब्लिक एक्टिविटी थी तो लोगों का ट्रस्ट इस पर बहुत ज़्यादा था और ये ईजिली लोन भी रेज कर पाती थी। बट ईयर 2018 में
जब इसने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया अपने लोन का, और फिर बाद में ये सामने आया, इंस्टीट्यूशन ने बताया कि ओवर डेप्ट हो गए हैं, मिसमैनेज्ड हो गए हैं, और फिर पूरी फाइनेंशियल माल प्रैक्टिसेस हो गई है। देन आ जाता है किस फैक्टर्स की वजह से ये फेलियर हुआ। तो पहला था एक्सेसिव लेवरेज इन द पुअर फाइनेंशियल मार्केट, मतलब ये बहुत ज़्यादा लोन पे इन पे डिपेंड थे। इनके पास 91,000 करोड़ का डेट था, जो इन्होंने शॉर्ट टर्म बेसिक स्ट्रक्चरिंग के लिए, मतलब जो लोन लिया था वो शॉर्ट टर्म था, बट ये कर क्या रहे थे उससे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। आपने पढ़ा होगा कि कभी भी शॉर्ट टर्म लोन लेके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका लोन एक्सपायर हो जाता है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता, और इसी वजह से इनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस आए थे और शॉर्ट टर्म में लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो ये फुलफिल ही नहीं कर पाए थे। हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ये जो लोन लेते थे ना, वो बहुत ही हाई कॉस्ट पे लेते थे, और जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता था इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, वो आता ही नहीं था, तो इनका बर्डन जो था वो फुल्ली ऑब्जर्व नहीं होता था। देन आ जाता है कि फाइनेंस इरेगुलेरिटी। अब सॉरी, इन्वेस्टिगेशन के में ये सामने आया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने क्या किया, एक लोन ले लिया, उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया, तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस तो थी नहीं, लोन तो बढ़ते ही चले गए, ख़त्म थोड़ी हुए। फिर आ जाता है कि किस तरीके से बोर्ड फेल हुआ। तो इनकॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे ना, वो बहुत ही मतलब एक्स सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन स्टिल वो अपने जो एक्टिविटी थी उसमें फेल हो गए, और जो ओवर एम्बिशियस प्लान्स थे इनके ग्रोथ को लेके, उसके खिलाफ कोई आवाज़ भी किसी ने नहीं उठाई। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर वाज प्रोफाउंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एग्जिस्ट द पार्ट ऑफ बोर्ड। जो सीनियर मैनेजमेंट थे और बोर्ड थे, वो तो आवाज़ उठा सकते थे ना, जब ऑनर उनका ऐसा कर रहा था, सीईओ ऐसा कर रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ले रहा था और लोन लिए जा रहा था, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इतनी टेरेबल कंडीशन हो गई, लिक्विडिटी पोजीशन बिल्कुल ख़राब हो गई, फिर भी नए प्रोजेक्ट को वो लोग अप्रूव करते रहे। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क एंड लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पे क्या था कि जो मतलब रिस्क मैनेजमेंट था वो बिल्कुल भी प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, और ये लोग मतलब रिस्क मैनेज हो नहीं रहा था, और इंटरनल में भी कंट्रोल कुछ था नहीं इनका। पुअर गवर्नेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ पे इनके हेड थे रवि पार्थशास्त्री, जो कि सीईओ थे 2 साल तक के लिए। उनका खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि वो एक बहुत ही हाई फ्लाइंग लीडर थे। हाई फ्लाइंग लीडर मतलब बहुत ही एम्बिशियस लीडर थे, जो चाहते थे कि IL&FS को बहुत एक्सपैंड कर सके वो बहुत ज़्यादा, बट और इसलिए वो, लेकिन जो पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना, वो कुछ ही लोगों का फेवर करती थी, और वो कुछ ही जो कंपनीज थे उनसे डील करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए IL&FS क्राइसिस के। तो पहला, गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया, जो फर्स्ट एंड द ओनली टाइम गवर्नमेंट ने IL&FS बोर्ड को डिसॉल्व किया अक्टूबर 2018 में, और फिर कंपनी के, ताकि वो कंपनी के अफेयर अपने हैंड में ले सके, डेट को वापस कर सके, और वैल्यू जो है कंपनी के एसेट को वो मैक्सिमाइज कर सके। और इसको हेड कर रहे थे उदय कोटक, एक कमेटी बनाई जिसका हेड थे उदय कोटक, और उन्होंने पूरा जो प्लान था वो बनाया था, ताकि जो कंपनी है और ज़्यादा डिटोरेशन ना हो। डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड एसेट सेलिंग, इन लोगों ने क्या किया, डेट को रिस्ट्रक्चर करने का पूरा प्लान बनाया। इन्होंने सारी जो एसेट थी कंपनी की, वो सब्सिडी बेच दी ताकि डेट को वापस कर जाए, लेकिन क्योंकि डेट का साइज़ इतना बड़ा था कि ये बहुत टाइम तक चला, ईजिली ये नहीं हो पाया। देन लीगल प्रोसीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज़्यादा फ्रॉड के चार्जेस लगे। जो CFIO थी और ED थी, इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया रवि पार्थशास्त्री को, और उसके फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और पुअर मैनेजमेंट के लिए उस पर लीगल कंसिक्वेंसेस आए। देन आ जाता है द लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स तो अपना कॉन्फिडेंस खो ही चुके थे, और इवन जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, वो अब बहुत डर रहे। उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो अब वो अपनी कंपनी में, नॉन बैंकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने से बहुत डर रहे थे। देन आ जाता है ICIC बैंक। ICIC कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्राइसिस और इनिशियली द रिजल्ट ऑफ स्टार्टिंग में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, फिर अनएथिकल लेंडिंग था, एज वेल एज रेगुलेटरी फेलियर था, और इसकी जो और फेलियर था CEO चंदा कोचक। इसकी जो CEO थी वो चंदा कोचक थी। ये जो क्राइसिस हुआ 2018 में हुआ, और अब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये सब शुरू हुआ। तो कोचर जो थी वो स्टार्टिंग, जब से ICIC बैंक बना था, वही इसकी मतलब CEO थी, और डायरेक्टर थी, मेन डायरेक्टर थी, और बहुत ही पॉपुलर करेक्टर थी ये बैंकिंग सेक्टर में, और इसको अवार्ड भी मिला था। चंदा कोचर को सीरियस क्रिटिसिम्स लेकिन 2018 में मिले, जब बहुत ज़्यादा एलिगेशंस इन पर लगे एनएथिकल कंडक्ट के, और मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होने के। तो केस ये था कि ICICI बैंक ने लोन दिया था वीडियोकॉन ग्रुप को। वीडियोकॉन ग्रुप के जो हेड थे वो तो वेणुगोपालन ढोटा, लेकिन वेणु कृपालन ढोटा ने एक न्यू पावर रिन्यूएबल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जो कि हेड करी जा रही थी दीपक कोचर के द्वारा। और दीपक कोचर जो थे वो
ये चांद कोचर के हस्बैंड थे, तो इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व था। अब क्या हुआ कि धोता ने 64 करोड़ का मतलब इन लोगों ने लोन दिया आईसीआईसी बैंक में। चांद कोचर ने वीडियोकॉन को 3250 करोड़ का लोन दिया और फिर कुछ ही टाइम पे ये वेणुगोपालन ने 64 करोड़ जो है वो न्यू पावर में डाले, जो कि दीपक कोचर से हेड करी जा रही थी। तो इनडायरेक्टली फाइनेंस जो था वो चांद कोचर अपने हस्बैंड की कंपनी को कर रही थी। देन की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फेलियर्स क्या क्या थे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था क्योंकि चांद कोचर जो थी अपने हस्बैंड को फाइनेंस कर रही थी। अनक्लियर सेपरेशन ऑफ पर्सनल प्रोफेशनल इंटरेस्ट। अब चांद कोचर का जो रोल था वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का था और ये इम्परेटिव था उनके लिए। उन्हें पता ही था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बट वो स्टिल फेवरेटिज्म कर रही थी और अपनी पावर का एब्यूज़ कर रही थी। फेलियर ऑफ रेस्क्यू फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चांद कोचर ऑब्लिगेट थी कि अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे आ रहा है उस डिसीजन में वो पार्ट नहीं लेंगी, मतलब उस डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेंगी, लेकिन स्टिल उन्होंने अप्रूवल ऑफ लोन में पार्ट लिया था वीडियोकॉन के। वीक ओवरसाइट ऑफ द बोर्ड। अब जब चांद कोचर पे एलिगेशंस लगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, स्टिल बोर्ड ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की और स्टार्टिंग में चांद कोचर को डिफेंड ही किया। देन डिले एक्शन, सस्टेन मीडिया अटेंशन। इतने टाइम पे सिर्फ ये इसीलिए हुआ कि ये जो स्कैम बाहर आया बिकॉज जो मीडिया का अटेंशन था वो बहुत ज़्यादा था इश्यूज़ इस पे लेके, और मीडिया ने जो प्रेशर बिल्ड किया इसकी वजह से ही आईसीआईसी बैंक ने ये पूरा इश्यूज़ जो था वो बाहर लेके आया। इनएडिक्वेट गवर्नेंस मैकेनिज्म, जो गवर्नेंस मैकेनिज्म थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और यहाँ पे मतलब लोग जो थे, मतलब जो सीईओ थी वो अपने इंटरेस्ट को ऊपर रख रही थी एज़ कम्पेयर टू दूसरे के इंटरेस्ट, और इसको मैनेज करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए कोई पॉलिसी वगैरह भी नहीं बना रखी थी। नाउ देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट है आईसीआईसी बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो ख़राब हुआ उस पर फिर क्या क्या हुआ। पहला, चंदा कोचर ने रेजिग्नेशन दिया और उसमें इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह थे जो उससे इंक्वायरी कर रहे थे और उस पर क्राइसिस लगे कि अनएथिकल प्रैक्टिस की, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, रेपुटेशन डैमेज हो गई। आईसीआईसी बैंक का जो रेपुटेशन था जनरल पब्लिक में वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। फिर रेगुलेटरी और लीगल एक्शन, सेबी और ईडी ने बहुत सारे रेगुलेटरी एक्शंस जो थे वो लगाने शुरू कर दिए और उनके इवन चंदा कोचर के जो हस्बैंड थे उन पे भी एफआईआर डाली गई और क्रिमिनल और करप्शन के चार्जेस उन पे लगाए गए। देन गवर्नेंस रिफॉर्म इन आईसीसी, बहुत सारे मीजर्स जो थे डोमेस्टिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज़ में लिए गए, जैसे कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड द इंटरनल कंट्रोल एंड बोर्ड रिफॉर्म। अब बताते क्या क्या लेसन हमने आईसीआईसी बैंक के क्राइसिस से लड़े सीखे हैं। पहला, एथिकल लीडर होना चाहिए, हमारा जो लीडर होना चाहिए वो ऑनेस्टी रहना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है तो उससे दूर हट जाए। बोर्ड जो होना चाहिए उसको, वो अकाउंटेबिलिटी है, बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी है कि बोर्ड अच्छे से काम करे, अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को सामने लेके आए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वेल आर्टिकुलेटेड एंड इफेक्टिव पॉलिसी अगेंस्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी कंपनी इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट। एक अच्छी पॉलिसी जो है वो बनी होनी चाहिए किसी भी कंपनी में रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो भी उसे फॉलो करने होने चाहिए। विसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो ऐसा मतलब वो रिपोर्ट कर सके, ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड होना चाहिए। देन आ जाता है येस बैंक के बारे में। येस बैंक का जो क्राइसिस था वो ईयर 2008 में हुआ था और ये लार्ज प्राइवेट बैंक था इंडिया के अंदर। इनका भी यही था कि बहुत ज़्यादा लेंडिंग इन्होंने कर दी थी और पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ये बाद में जाके इनका घोटाला, मतलब ये घोटाला हो गया। देन आते हैं येस बैंक की हिस्ट्री। येस बैंक जो थी वो राणा कपूर एंड अशोक कपूर ने 2004 में फाइंड की थी। ये टॉप ग्रॉसिंग प्राइवेट सेक्टर था इंडिया के अंदर और इन्होंने शॉर्ट पीरियड में ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली थी, बट ये बैंक जो था वो लिक्विडिटी से सफ़र कर रहा था। अर्ली मंथ ऑफ 2008 में इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी क्योंकि इनके पास बहुत सारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई थी और इनका स्टॉक प्राइसेस गिरने लगे थे और फिर बाद में तो बिल्कुल क्राइसिस हो गए थे। पहला, हाई लैंडिंग। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, जो राणा कपूर थे वो बहुत ही एग्रेसिव थे लैंडिंग के मामले में और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो लोग प्रोजेक्ट थे उनके लिए लैंड किया। उनके जो रिस्क थे हाई रिस्क सेगमेंट में लैंड किया, जैसे रियल एस्टेट, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, और रिस्क को चेक नहीं किया, रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ। देन क्या हुआ कि वीक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क था बिल्कुल ख़राब था, मतलब कोई भी क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ था ही नहीं। सफिशिएंट और राइट स्ट्रक्चर ही नहीं था ताकि रीपेमेंट कैपेसिटी बोरोवर की चेक कर सको। कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क टू जस्ट अ फ्यू सेक्टर, जो रिस्क था
वो मतलब इन लोगों ने बहुत ही फ्यू सेक्टर्स में, जैसे रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हीं सब में पैसे दे रखे थे, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत अच्छा चल रहे थे। फिर बाद में जब इनमें स्टेबिलिटी आई, तो क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं था, तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी। देन आ जाता है नो रिलीवेंट कंट्रोल एग्जिस्टिंग। येस बैंक का जो बोर्ड मेंबर था वो नोटेबल फिगर थे, कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल थे, फिर भी वो इफ़ेक्टिवली ओवरसाइट नहीं कर पाए का जो जितना ज़्यादा ये क्रेडिट डिसीजन ले रहे थे उसमें वो मतलब देख ही नहीं पाए कि कंपनी कितनी ज़्यादा रिस्की फैक्टर्स में इन्वॉल्व है, उसको वो देख ही नहीं पाए। देन आता है इनएबिलिटी टू एक्ट अपॉन द फाइनेंशियल सेटबैक। अब वार्निंग बहुत सारी दी गई, ऑडिटर ने दी, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दी, उन वार्निंग पे काम ही नहीं किया गया। अब देखते हैं कि येस बैंक के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस फिर हुए। पहला, राणा कपूर का रेजिग्नेशन हुआ जनवरी 2019 में, और उनको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। फिर राणा कपूर के रिगार्डिंग और उनके सीनियर ऑफिशियल के रिगार्डिंग लीगल प्रोसीडिंग की गई रिगार्डिंग अ करप्शन एंड द फाइनेंशियल माल प्रैक्टिसेस। उसके बाद बोर्ड को रीस्ट्रक्चर किया गया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया गया, रिस्क पॉलिसी गाइडलाइंस बनाई गई ताकि बेटर पोजीशन में ये जब हो, और रेगुलेटरी कंप्लाइंस भी बढ़ाए गए। देना चाहते हैं क्या क्या लेसन हमने लर्न किए इससे। तो एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो रिव्यू कर सके पोटेंशियल रिस्क को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि वो ढंग से काम करे। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैनेजमेंट में है तो उसको मैनेज करना चाहिए, इवन टॉप मैनेजमेंट को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, और रेगुलेटरी ओवरसाइट होने चाहिए, मतलब जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उन पे ध्यान रखा जाना चाहिए इंस्टीट्यूशन से और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम इन वेरियस कॉर्पोरेट फेलियर इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और डिस्क्लोजर नहीं था। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी तो वो हमेशा हमने यही देखा है कि फॉल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी, सारी चीज़ें बताई नहीं गई। जैसे आप सत्यम कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल जो कंपनी का था उसने प्रॉपर कुछ बताया नहीं गया। फिर डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था, जैसे येस बैंक के केस में राणा कपूर जो थे वो लोन जो थे वो कुछ अपने जो जानने वाले थे उनको ही ज़्यादा दे रहे थे, बट इसको कभी भी डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। वीक बोर्ड ओवरसाइट, जो सुपरविजन था बोर्ड का, जैसे किंगफिशर्स एयरलाइन में या ILNFS ग्रुप क्राइसिस में हमने देखा कि जो मैनेजमेंट था वो ध्यान से, मतलब मैनेजमेंट पे ओवरसाइट करा ही नहीं जा रहा था ढंग से। मैनेजमेंट को अगर ध्यान रखा जाता, उसके डिसीजन पे ध्यान रखा जाता तो ये सब नहीं होता। इनइफेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, जैसे सत्यम या ICICI बैंक का ले लो, वो कभी भी चैलेंज ही नहीं कर रहे थे मैनेजमेंट के डिसीजन को, और ना ही उनसे क्वेश्चन कर रहे थे बैंक की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। देन लैक ऑफ प्रॉपर रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, रिस्क को मेजर करने की और रिस्क को कम करने की कोई भी जो गाइडलाइंस वगैरह थी वो सेटअप नहीं हो रखी। जैसे PNB हीस्ट को देख लो कि पुअरली रिस्क बहुत पुअरली मैनेज था, इंटरनल कंट्रोल कुछ था ही नहीं। और दूसरा, हाई रिस्क अंडरटेकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा था रिस्क की। जैसे IL&FS ग्रुप में देख लो, उन्होंने बहुत रिस्की इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डाले और बाद में क्या हुआ कि इंसॉल्वेंट हो गए। इसी के साथ आपका 5th यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा वन शॉट देख लीजिएगा, और वीडियोस और भी आती रहेंगी। बस आपकी अब 4th यूनिट बची है और 3rd यूनिट का बस एक ही पार्ट बचा है, बाकी सारा मैं सिलेबस कंप्लीट कराई चुकी हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम पे, हमारा टेलीग्राम लिंक है चैनल के कम्युनिटी में पड़ा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको वीडियो के नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू।